अदीब साहब, जिस तरीके से आपका जो एक बयान था ताल कटोरा स्टेडियम में आपने दिया था, उसको लेकर गोदी मीडिया ने काफी नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भी कभी हुकूमत बदलेगी, इस तरह के जो अपने को जर्नलिस्ट कहते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए देशद्रोह का, कि औकाफ की ज़मीनें पे कब्जा कर लेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को कब्जा कर लेंगे, मस्जिदों के सामने जाके तलवारें लहराएंगे और हुकूमत खामोश रहेगी कि इंसान को मार रहा है और जश्न मना रहा है और मंत्री हार पहना रहा है, बलात्कारियों के रिहाई पर मिठाइयाँ बंट रही हैं। हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। हमारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है और हम इतनी बर्बादी हमने तसव्वुर भी नहीं की थी। सेकुलर पार्टियों को मैं मुजरिम समझता हूँ कि जब नेहरू को किताबों से हटाया गया तुम सड़कों पे क्यों नहीं आए। और अगर आप सच में जर्नलिस्ट हैं तो आप हवाओं के रुख बदल देते हैं। मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया, जिसको जो भी आप कहें, ज़मीर फरोश लोग हैं, लेकिन जब सहाफत बिक जाए और डूब जाए तो ज़मीन पर बोझ है। ये सारे के सारे ज़मीन पर बोझ हैं, ये सहाफत के नाम पर। चुनाव नाम को ख़त्म कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट वैसे भी गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट ही करे। अपोजिशन के लीडरों के बैग चेक हो रहे हैं। अब ये नहीं पूछा गया कि जब मोदी साहब हेलीकॉप्टर से उतरे थे इलेक्शन में पूरा बक्सा लेके, वो ऑफिसर कहाँ गया? वो क्या चीज थी उस बक्से में? क्या हल्दीराम की मिठाई रखी थी या नोट भरे हुए थे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं सहल कुरैशी। इस वक्त मेरे साथ में हैं राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब। और 2014 से पहले भी जिस तरीके से मजलूमों की आवाज़ हो गई, ख़ासकर मुसलमानों की आवाज़ हो गई, हमेशा अदीब साहब ने उन आवाज़ों को बल के साथ अच्छे तरीके से उठाने की कोशिश की, उठाई। और 2014 के बाद में मुल्क में जिस तरीके से जो राजनीति हो रही है, बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से अलग अलग आते हैं, हेड स्पीचेस अलग अलग आती है। और एक बयान अदीब साहब ने एक प्रोग्राम के दरमियान दिया जिसको गोदी मीडिया ने खूब सुर्खियां बनाकर चगाया। उस बयान में जो अदीब भाई ने कहा था कि अगर जिस तरीके से आज मुसलमानों को पूछा जाता है कि इस मुल्क में आपका क्या है, अदीब साहब ने कहा था कि सरकारों को भारत के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम जिना के साथ नहीं गए, हम पाकिस्तान नहीं गए। अगर हम जिना के साथ चले जाते, अगर भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाते, तो जो आज का जो पाकिस्तान वो लाहौर तक नहीं होता, वो लखनऊ तक होता। तो इस मुद्दे को काफ़ी मीडिया ने मिर्च मसाला डालकर चलाने की कोशिश की। इस मुद्दे पर भी हम अदीब साहब से बात करेंगे। और इसके अलावा एक रिपोर्ट आज एक जस्टिस ने सौंपी है केंद्र सरकार को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को लेकर। उसमें यह कहा गया कि जामिया के अंदर हिंदू जो तलबा हैं या जो प्रोफेसर्स हैं, उनके साथ में सौतेला बर्ताव किया जाता है। उनको ज़बरदस्ती उनसे अल्लाह अकबर के नारे तकबीर के नारे जो है वो लगाए जाते हैं। इन तमाम मौजू पर हम बात करेंगे अदीब साहब से। अदीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। काफ़ी मसरूफियत आपकी रहती है दौरों का और तमाम चीज़ें। अदीब साहब, जिस तरीके से आपका जो एक बयान था ताल कटोरा स्टेडियम में आपने दिया था, उसको लेकर गोदी मीडिया ने काफ़ी नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब भी कभी हुकूमत बदलेगी, इस तरह के जो अपने को जर्नलिस्ट कहते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दायर होना चाहिए देशद्रोह का। मीडिया जो गोदी मीडिया के जो हैं, इसलिए कि मुल्क को रोज वो किसी न किसी बहाने तोड़ते हैं। वहाँ गुफ्तगू ये की थी मैंने कि भाई इस मुल्क में हमारा हशर क्या हो गया है। हमारे घर में घुस के पूछते हो कि हम खा क्या रहे हैं और हमें लिंच कर देते हो। हुकूमतें इस पर पूछती भी नहीं है। बिल्कुल। फसाद होते हैं तो जो फसाद करते हैं वो तो बच जाते हैं और मुजरिम हम बनते हैं। बिल्कुल। बहराइच में अभी यूपी के अंदर कुछ लोग किसी के मकान में घुस गए, उसकी बाउंड्री ऊपर छज्जा तोड़ दिया, झंडा उतार दिया, निकाल दिया।
सजा किसको मिल रही है? बिल्कुल। जिसके घर में तोड़ फोड़ हुई। इस तरह की जो बातें होती हैं, और ख़ास तौर से कि औकाफ की ज़मीनें पे कब्ज़ा कर लेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को कब्ज़ा कर लेंगे, मस्जिदों के सामने जाके तलवारें लहराएंगे और हुकूमत खामोश रहेगी। उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि भाई हमसे क्यों नफरत करते हो? तुम्हें तो हमें एहसान मानना चाहिए था, क्योंकि हमने उस आइडियोलॉजी को माना। हम हिंदुस्तान में, हमारे पास ऑप्शन था। हमसे कहा जा रहा था कि तुम मुस्लिम मुल्क में चल के रहो, बिल्कुल। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था कि नहीं, तुम सेकुलर मुल्क में रहो, साझी विरासत में रहो। तो हमने कहा कि हम किसी मुस्लिम मुल्क में जीना नहीं चाहते। तो अगर हम मुस्लिम मुल्क को ठुकराया हमने इस बुनियाद पर, तो हम हिंदू राष्ट्र में मरना भी नहीं चाहते। ये आपने पूरी बात कही थी। ये एक वाली बात थी। तो मैंने उसी पे कहा कि जिना की आवाज पे मुसलमानों ने लब्बैक नहीं कहा। बिल्कुल। और मैं इसका गवाह ये हूं कि मुझे मिडिल ईस्ट में कुछ लोग मिले जो मैंने देखा कि वो मुझसे बड़ी नफरत करते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान के। तो एक बार एक बेतकल्लुफ दोस्त हो गए थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप हमसे चिढ़ते क्यों हैं? हमने क्या बिगाड़ा आपका? उनका आप लोग तो गद्दार लोग हैं, आपने जिना को धोखा दिया। ये पाकिस्तानी मुसलमान आपसे कह रहे हैं? जी, ये धोखा दिया। अगर आप जिना के साथ 100% आ गए होते तो हम ये टूटे फूटे पाकिस्तान को थोड़ी लेते। उस वक्त मेरे जहन में आया और फख्र हुआ कि भाई मैंने तो अपने मुल्क को बचा लिया। ये बात मैंने कही कि अगर हम पूरी तौर से जिना के साथ जाते और गांधी को छोड़ देते तो फिर हम सब कहाँ जाते हैं? बिल्कुल। जाहिर है कि उस वक्त इतने छोटे हिंदू पाकिस्तान में तो सब जाते नहीं। बिल्कुल। माउंटबेटन ने जब ये देख लिया कि मुसलमान जिना के साथ नहीं है, और ब्रिटिश सरकार ने ये समझ लिया कि एक बड़ी तादाद मुसलमानों की गांधी के पीछे है, हम लोग गांधीवादी थे। बिल्कुल। तो उसको इन्होंने ये तमाशा बनाया। हमने अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि हम जितने परेशान हैं उतने इस मुल्क का सेकुलर हिंदू भी परेशान है, उसके पीछे खड़े हो जाओ। बिल्कुल। उसके साथ खड़े हो। तो उन बातों को हटा दिया और बस अपनी उस बात। तो ये इस तरह की हरकतें ये लोग जो करते हैं, उसी से ये मुल्क कहाँ पहुंच गया है। बिल्कुल। यहाँ खड़ा हो गया है कि इंसान इंसान को मार रहा है और जश्न मना रहा है। बिल्कुल। और मंत्री हार पहना रहा है। बलात्कारियों की रिहाई पर भी जो है, बलात्कारियों की रिहाई पर मिठाइयां बंट रही हैं। और गुजरात में तो एक बार ये हुआ अदीब साहब की दंगे के आरोप में कुछ हिंदुओं को पकड़ा गया, तो बाकायदा उनका जो जमानत देने वाला था, उनका जो जामीन जो बना था, वो बीजेपी का एमएलए बना जाकर जामीन। बताइए, गुजरात का मामला। तो जब ऐसा मुल्क बन जाए और ऐसा समाज हो जाए, तो आप मुझे बताइए कि हम कैसे कहें कि हम गर्व से कह दें कि हमें बड़ा नाज है अपने मुल्क पर। हम शर्मिंदा हैं अपने मुल्क से। हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त है और हम इतनी बर्बादी हमने तसव्वुर भी नहीं की थी। तो ये अगर इन लोगों का रवैया रहा तो हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी में न देखूं, लेकिन हिंदुस्तान बच नहीं पाएगा। और अगर ये लोग नेहरू को गाली देते हैं, गांधी को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं? लेकिन इन कमरखों को ये नहीं अंदाजा है कि जिना एक कमकल आदमी था, उसने कह दिया कि मुसलमानों के नाम पर मुल्क अलग कर लो। अगर उसकी अकील होती तो वो कहता कि भाई दलितों को, पिछड़ों को, बैकवर्ड को, जिनको अपर कास्ट जो हिंदुओं का कब्जा है उसको छोड़ के जितने भी हैं हमारे साथ आ जाओ। बिल्कुल। तो फिर क्या होता? लेकिन वो तो कमकल आदमी था, बेवकूफ आदमी था। बिल्कुल। उसने ये तमाशा किया। लेकिन गांधी और नेहरू, इनकी बसीरत थी। इन्होंने कहा कि हम सेकुलर मुल्क बनाएंगे, और अगर ये कहीं हिंदू स्टेट का नारा दे देते तो हम भी झोली उठा के कहीं कहीं जाते, जाहिर नहीं रहते। नॉर्थ ईस्ट जो डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस का है, वो हिंदू स्टेट में रहते, सिख रहते। यहाँ जो खालिस्तान का आज मूवमेंट चला रहे हैं वो उस वक्त से कह रहे थे कि हमें अलग स्टेट दो। लेकिन सेकुलर मुल्क होने की वजह से साउथ के लोग भी आपके साथ आ गए
सिख भाई भी आ गए, क्रिश्चियन भाई भी आ गए, बौद्ध भाई भी आ गए, मुसलमान भी आ गए आपके साथ, और दुनिया में एक नायाब मुल्क बन गया जिसका नाम हिंदुस्तान बना। बिल्कुल। ये लोग रोज हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। बिल्कुल। अफसोस और दर अफसोस कि नौजवान बच्चा अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ता, उसने अपनी तारीख वो पढ़ी नहीं तारीख। इसमें सेकुलर पार्टियों को मैं मुजरिम समझता हूं कि जब नेहरू को किताबों से हटाया गया तुम सड़कों पे क्यों नहीं आए। बिल्कुल, वो वक्त था, आराम से उस वक्त कर सकते थे। जब तुमने तुम्हारे लोगों को, क्योंकि इनके पास तो कोई था ही नहीं, कोई चेहरा ही नहीं था इनके पास, तो नतीजा ये हुआ कि इन्होंने देखे ना कि सरदार पटेल को अपना लीडर मान लिया। सरदार पटेल वो आदमी है जिसने इनको जेल में भेजा, आरएसएस को और सरदार पटेल ने के दसियों खत मौजूद है, मेरे पास किताबें मौजूद है, जिसमें वो कहता है कि आतंकवादी लोग हैं, उनको अपना हीरो बना लिया क्योंकि इनके पास तो कोई आदमी नहीं था। बिल्कुल। सुभाष चंद्र बोस, उसको अपना हीरो बना लिया क्योंकि नेहरू को गिरा दिया जाए। अब सुभाष चंद्र बोस का मसला यह है कि जब वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपनी फौज बना रहे थे तो ये उसके खिलाफ अंग्रेजों के साथ जा रहे थे। बिल्कुल। आज ये अपने को अपना लीडर कहते हैं। ये नौजवान बच्चों को कैसे बताया जाए, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो अब सिर्फ झूठ पर है, और उसमें जो मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया, जिसको जो भी आप कहें, जमीर फरोश लोग हैं। और एक बात मैं पढ़ता था और समझ अब आई, लोग कहते थे कि सहाफत जो है, अगर कलम मजबूत है और अगर आप सच में जर्नलिस्ट हैं तो आप हवाओं के रुख बदल देते हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही दुनिया में हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जब सहाफत बिक जाए और डूब जाए तो जमीन पर बोझ है। ये सारे के सारे जमीन पर बोझ हैं, ये सहाफत के नाम पर। कितने लोग अब टीवी देखते हैं। आप लोगों के सोशल मीडिया अगर ना होता तो ये मुल्क तो कब का ये सिविल वार करा चुके होते हैं यहाँ। बिल्कुल। तो ये नफरत ही फैलाने का इनका पूरा एक प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं। एक यानी अफसोस है। और अगर कोई भाई इसको समझता है, द आइडिया ऑफ इंडिया का तस्वुर करता है, अगर वो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है तो वो भी उतना ही मुजरिम है। बिल्कुल। उसको गाली बकते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। बिल्कुल। और ये सब कौन लोग हैं? ये सब बेरोजगार लोग हैं, उनको उलझा दिया है। दूसरा अभी तक जिस तरीके से आपने जो कहा, क्योंकि मीडिया का आपने जो कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल 2018 के अंदर तहसीन पूनावाला का एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जितनी भी जो हेड स्पीचेस जो देते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, पुलिस खुद उसमें संज्ञान ले और नोडल ऑफिसर जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मुनक्किद किया जाए, नियुक्त किया जाए, उसकी नियुक्ति की जाए और वो ऐसे हेड स्पीचेस देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन आज तक कहीं कोई नोडल ऑफिसर की कहीं नियुक्ति नहीं हुई। वो जो एक गिरी महाराज महाराष्ट्र के, उनके खिलाफ 72 FIR हो गई, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इस मामले को भी लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए, जैसे बुलडोजर के मामले को लेकर गए? ये उसमें साहब आपको बड़ा ताज्जुब होगा, उसमें हम भी पिटिशनर हैं। अच्छा, वो हेड स्पीच के मामले में? जी। अच्छा। एक IMCR जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी, हमारा मुकदमा में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो उसको और वो यहाँ गुड़गांव में जहाँ आप तशरीफ रखे हुए, यहाँ के मसले पर। अच्छा। और वो एक बार डेट लगी, उसके बाद से आज तक डेट नहीं आई उसकी। 5-6 साल हो गए। तो ये जब मैंने FIR पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने क्लब कर दिया उनके साथ। अच्छा, उसके साथ में क्लब कर दिया, उसकी डेट ही नहीं आ रही है। तो आप करें तो क्या करें, क्योंकि वो इस अंदाज से डेट लाते हैं कि अगर फर्ज कीजिए उन्हें ये केस नहीं लेना है तो कुछ मैनिपुलेशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, दिन में एक जज जो है वो 30, 40, 35 सीटें केस सुनता है। मालूम हुआ कि 80 की लिस्ट है, 80 नाम उनका पड़ा हुआ है। अब फिर गई आगे। इस तरह के कितने केसेस हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को ख़त्म कर दिया। मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के तहत हज़ारों बच्चों को, गरीब बच्चों को, माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था। बिल्कुल। स्मृति ईरानी ने वो उसको कैंसिल कर दिया। उसका पिटीशन भी हम लोगों ने फाइल किया हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। एक बार डेट लगी, उसके बाद से मामला रुका हुआ। तो दोबारा इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उठाने की कोशिश तो की जानी चाहिए। की जाते हैं, करते हैं, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या किस्सा है। हमारे वकील लोग लगे हुए हैं
सब तरफ से, एग्जीक्यूटिव हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशरी हो, अभी 3-4 जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के आए हैं उससे कुछ उम्मीद पैदा हो गई है हाँ, कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन और सब जगह तो सब कुछ खत्म हो गया है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की गुफ्तगू हो रही है, किस तरह की ओपनली कम्युनल बातें हो रही हैं। बिल्कुल। और गृह मंत्री प्रधानमंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, और बेटी ले कहीं जाएंगे जी और कहीं आपको इलेक्शन कमीशन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक बात इसमें आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन की हालत ये है कि 10 सीटों पर इलेक्शन यूपी का होना था, मालूम था अयोध्या हारी जाएंगे, उस पर टाल दिया, नहीं होगी। महाराष्ट्र इतना बड़ा, वहां 1 दिन में करेंगे। बिल्कुल। और झारखंड वहां 2 दिन में करेंगे, जहां 80 सीटें, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो आपने कहा है चुनाव आयोग का, अभी 2 दिन पहले हमने देखा असदुद्दीन ओवैसी साहब एक रैली कर रहे थे, अचानक स्टेज पर कुछ अधिकारी आते हैं और ओवैसी साहब को नोटिस देकर जाते हैं कि आप कोई सा भड़काऊ भाषण नहीं देंगे आप। तो ये समझ में नहीं आता है कि एक तरफ मोदी और अमित शाह सब भड़काऊ भाषण देते हैं, ओवैसी साहब को नोटिस दिया जाता है, तो चुनाव आयोग भी काफी इस मामले के अंदर वो चुनाव नाम को खत्म कर देना चाहिए। गवर्नमेंट वैसे भी गवर्नमेंट करती है तो गवर्नमेंट ही करे, क्या मतलब है इसका? सिर्फ दिखाने के लिए। क्या आप इस मुल्क में ये समझते हैं कि यहां कुछ बचा है? और अगर कोई ऑफिसर ईमानदार है, अभी अपोजिशन के लीडरों के बैग चेक हो रहे हैं। बिल्कुल। अब ये नहीं पूछा गया कि जब मोदी साहब हेलीकॉप्टर से उतरे थे इलेक्शन में पूरा बक्सा लेके, वो ऑफिसर कहां गया? वो क्या चीज थी उस बक्से में? क्या हल्दीराम की मिठाई रखी थी या नोट भरे हुए थे? और किसके लिए आए थे? किसी ने पूछा? किसी अदालत ने संज्ञान लिया? इलेक्शन कमीशन तो खैर वो उनकी बॉडी है, वो छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन की तो कोई मानी नहीं है। लेकिन अफसोस, दल अफसोस, ये नौजवान समझ नहीं रहा है। और इसकी बर्बादी ये हो गई है कि आज का नौजवान इलेक्शन को एक जश्न समझता है, मेला समझता है, वो सोचता है त्यौहार है। बिल्कुल। जिस दिन वो ये समझ जाएगा कि तुम्हारा एक वोट तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहा है,